नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग स्पर्श अर्थात सीबीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के भाग 2 जो कि कक्षा 10वीं के लिए पढ़ाई जाती है उसको पढ़ने वाले हैं। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका एक भाग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसकी गिन्नी का सोना हमने पहले पढ़ लिया है। और उसका बचा हुआ है दूसरा भाग, यानी दूसरी कथा जो है, दूसरा प्रसंग जो है वो बचा हुआ है, जिसका कि नाम है झेन की देन। आजकल जो परिस्थितियां जापान में पैदा हो गई है उसके लगभग भाग दौड़ से भरी हुई जिंदगी की वजह से और उसमें कैसे लोग सुकून तलाश कर रहे हैं, इस सब को यहाँ पे लेखक के द्वारा बताया गया है। लेखक बता रहे हैं कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। जब लेखक वहाँ गए थे, चूंकि लेखक एक विचारक जैसे हैं, तो इस वजह से उनका हर जगह जाने के बाद वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ के क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है और वहाँ पे लोगों को किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं, किस प्रकार की खुशियाँ महसूस करते हैं वे, ये सब जानने में उनकी दिलचस्पी रही होगी। इसलिए वो पूछते हैं कि आखिर जापान के लोगों को किस प्रकार की बीमारी है जो ज़्यादा होती है। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। तो लेखक के मित्र ने जवाब दिया कि यहाँ अधिकतर लोगों को मानसिक बीमारी होती है। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। 80% मतलब 80% लोग जो है मनोरुग्ण अर्थात मानसिक रूप से रुग्ण, बीमार हैं। रुग्ण का मतलब होता है बीमार, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो इसकी क्या वजह है लेखक जानना चाहते हैं। तो उनके मित्र ने कहा कि वो बताने लगे कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम सब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। लेखक के मित्र उनको बता रहे हैं कि जापान की जो जिंदगी की रफ्तार है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबको बहुत सारा काम करना है और समय तो वही 24 घंटा है। तो अपनी ज़िंदगी में सबको तरक्की की या आगे बढ़ने की इतनी चाह हो गई है, वहाँ की ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि कोई वहाँ पे आराम से चलता नहीं है, बल्कि सब दौड़ते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। दौड़ने का मतलब सच में हमेशा दौड़ते नहीं रहते, मतलब जल्दबाजी में रहते हैं सब लोग, आराम से कोई काम उनका नहीं होता। वे सब बोलते नहीं बल्कि बकते हैं, यानी इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बस वो सुना रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। और जब वो अकेले में होते हैं वहाँ के लोग, तो अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। किसी को अपने मन की व्यथा, अपने मन की खुशी, अपने मन के दुख को नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं खाली समय में। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। तो अमेरिका से जापानी कंपटीशन करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। और वो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि जो काम 1 महीने का हो उसको चाहते हैं कि 1 दिन में ही ख़त्म कर ले, इतनी जल्दी हो जाए ताकि दूसरा काम शुरू कर दें। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। ये जो वाक्य है इसका कहने का मतलब है कि दिमाग जो है हमेशा भागते रहती है। आप खुद की दिमाग को भी सोच लीजिए, अगर कहा जाए कि सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है तो वो दिमाग ही है। आप खुद ही देखिए कि अभी आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, अपने आसपास के बारे में सोच रहे हैं और 2 सेकंड में ही, 2 सेकंड भी नहीं लगता, उससे भी कम समय में आप कहीं दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, कभी मुंबई के बारे में सोच रहे हैं, कभी अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। तो ये दिमाग की रफ्तार है जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, हमेशा भागते रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। तो एक तो दिमाग को खुद ही स्पीड रहता है, वो कभी एक जगह शांत नहीं रहता, वो घूमते ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। ऊपर से यहाँ पे स्पीड लगा दिया गया है और भी तेज भगाने के लिए, और भी ज़्यादा सोचने के लिए, और भी ज़्यादा काम करने के लिए उसमें इंजन लगा करके 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ाने लगे हैं सब दिमाग को। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, और कहने का मतलब है कि उसकी रफ्तार तो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं लोग,
यानी कि आराम से सोचने का, उसको सुकून लेने का, आराम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। तो दिमाग की क्षमता से अधिक जब उसे दौड़ाने लगते हैं, रफ्तार देने लगते हैं, उसको आराम नहीं देते हैं, तो एक क्षण, एक समय ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव यानी कि उसका डिप्रेशन जो है, उसका प्रेशर जो है बहुत बढ़ने लगता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। यानी इतना काम, इतना बोझ दिमाग पर डाल दिया गया है कि वहाँ पे लोग अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, मानसिक रोगी बन गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है, जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जिस दिन अपने मित्र से वो बात कर रहे थे, उसी शाम को उनको एक टी सेरेमनी में ले जाया गया। टी सेरेमनी जापान की एक विधि है जहाँ लोग शांति प्राप्त करने के लिए, सुकून के लिए जाते हैं और उसको चा नो यू कहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, सेरेमनी का मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, ये बस एक विधि है, एक तरीका है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। और दफ्ती का मतलब आपके शब्दार्थ में दिया हुआ है कि वो लकड़ियों की बनी हुई एक खोखली सी दीवार होती है और जिस पर चित्रकारी की हुई होती है। तो वैसी दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई से ढकी हुई जमीन वाली एक सुंदर सी पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ता, तो पत्ते से बनी हुई एक कुटिया थी जिसकी दीवार जो थी लकड़ी की बनी हुई थी और जिस पर की चित्रकारी की हुई थी और फर्श पर चटाई बिछाई हुई थी। ऐसी जगह पे उनको लेके गए जो कि एक 6 मंजिली इमारत की छत पर बनी हुई थी। ठीक है। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब मतलब कि जिसका कोई आकार सही से ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो वैसा मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। हमने से मतलब लेखक और लेखक के मित्र वहां गए और उसी बेढब मिट्टी के बर्तन से पानी निकाल कर अपने हाथ पैर धो करके उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। चाजीन मतलब जो चाय बनाने और पिलाने वाला था, उसको कहते हैं चाजीन। तो वहां पे वह बैठा हुआ था और इन लोगों को देख के खड़ा होता है। फिर कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का नियम है, जिस तरह से झुक के वो नमस्कार करते वैसा किया उन्होंने। दोझो इसका मतलब है आइए, तशरीफ लाइए, जापानी शब्द है। कहकर स्वागत किया चाजीन ने इन लोगों का। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई और उन लोगों को बैठने के लिए जगह दिखाकर अंगीठी यानी कि चूल्हा उसने जलाया। उस पर चायदानी रखी। चायदानी का मतलब जिसमें चाय बनती है, वो चीज़, वो बर्तन उसने उस चूल्हे पर, अंगीठी पर रख दिया। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उन लोगों को बैठाने के बाद और चायदानी को रखने के बाद चूल्हे पर वो दूसरे कमरे से जाकर बर्तन लाए और बड़ी नफासत से, बड़ी सलीके से वो तौलिए से बर्तन को साफ करने लगे। और इतनी गरिमापूर्ण मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो सारे काम कर रहे थे, साफ सफाई का, चूल्हे पर चायदानी चढ़ाने का, कि उसकी हर भाव भंगिमा यानी उसके हर क्रिया से ऐसा लग रहा था मानो कि जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो, यानी कि एक संगीत की गूंज हो रही हो, यानी सुर सजा हुआ हो, कि जैसे कि किसी धुन में, किसी सुर में, किसी गीत में लय रहता हो हर चीज़ का, कि किस तरह से उसको गाना है, सुनाना है, उसी नियम, उसी तरह से, उसी लय से इस काम को भी वो कर रहा था, जिसको देखने में भी बड़ा सुकून महसूस हो रहा हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। इतनी शांति से वहाँ पे सारे कार्य किए जा रहे थे कि चाय के पानी के खौलने की आवाज़ भी लेखक और उनके मित्र सुन पा रहे थे। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। उन्होंने उस चाय से भरे हुए प्याले को लेखक के सामने रख दिया, उनके दोस्त के भी सामने रख दिया। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। लेखक अपने 2 मित्रों के साथ वहाँ पे गए थे, तो कुल मिलाकर 3 लोग थे। इस विधि में
शांति मुख्य बात होती है। वहाँ पे लोग बात नहीं करते, एकदम शांति से बैठकर चाय पीते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस विधि में कि शांति बनाए रखनी है। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते, क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो डेफिनेटली शोर भी होगा, तो उससे सुकून नहीं मिल पाएगा लोगों को। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, से उन लोगों को भी 2 घूंट चाय दिया गया, लेकिन वो चूंकि विधि थी तो उस विधि को उसी 2 घूंट चाय के साथ बिताना था। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। तो वहाँ 2 घूंट जो चाय थी उसको उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों के साथ पिया, और चुस्कियों का इस सिलसिला को उन्होंने 1.5 घंटे तक खींचा। सिलसिला मतलब वो कार्रवाई जो थी, वो जो लगातार हो रही थी, उस कार्रवाई को उन्होंने 1.5 घंटे तक खींचा और एक एक बूंद करके चाय पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, क्योंकि हम भारतवासियों को आदत नहीं है कि बूंद बूंद करके चाय पिएं, तो हम लोग घूंट में चाय पीते हैं, और यहाँ पर उनको वहाँ पे बूंद बूंद करके चाय पीना था। तो इसलिए उन्होंने 10-15 मिनट तक उनको बड़ा उलझन लग रहा था कि इतना टाइम हम क्यों इसमें दे रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं शांति से यहाँ पे। फिर उनको महसूस हुआ कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। मतलब जो दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रह रहा था, वो दिमाग थोड़ी देर के लिए स्थिर होने लगी, यानी कि शांत होने लगी, क्योंकि वहाँ का माहौल भी था एकदम शांत, साफ सुथरा, प्राकृतिक चीज़ों से घिरा हुआ, और थोड़ी थोड़ी करके वो चाय पी रहे थे। तो इस वजह से उनकी सोचों का सिलसिला जो था धीरे धीरे करके रुकने लगा। तो दिमाग की रफ्तार अर्थात गति जो थी वो भी धीरे हो गई। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई, और थोड़ा समय और बीता कि उन्होंने सोचना जो था, इंसान जो भी सोचता रहता है दिमाग में, वो सोचना एकदम से बंद हो गया, एकदम से उनका दिमाग शांत हो गया। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। ऐसा लगा कि मैं वैसे समय में जी रहा हूँ जिस काल का, जिस समय का कोई अंत नहीं है। एकदम ये समय लगातार लंबी खिंचती जाएगी और ये समय कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा उनको महसूस होने लगा। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। वहाँ की शांति को भी लेखक महसूस करने लगे, सुनने लगे। इतना शांत हो गया उनका मन, इतना शांत हो गया उनका दिमाग, इतना सुकून उनको उस जगह मिलने लगा कि उनको शांति भी महसूस होने लगी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यत काल में। लेखक कह रहे हैं कि हम या तो जो बीत चुका है उस घटना को याद करते रहते कि ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बीत गई बात है उसको सोचते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है, मेरा भविष्य क्या होगा, हमें भविष्य के लिए क्या तैयार करना है, हमें कैसे बचत करनी है, कैसे कमाना है। मतलब हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, वर्तमान में बहुत कम समय में रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है। लेखक कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों काल जो है मिथ्या अर्थात झूठ है। एक चला गया और दूसरा आया नहीं। एक चला गया से मतलब पास्ट जो है, भूतकाल जो है, वो तो बीत चुका है, उसको हम कुछ भी कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी सोच ले, उसको हम बदल नहीं सकते, वो बीत चुका है, इसलिए उसको सोचने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा जो है भविष्यत काल, वो आया नहीं है, हमें पता नहीं कि उस समय क्या परिस्थिति होगी, कैसा समय होगा, तो उसके लिए हम अभी कुछ सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं अभी, तो उसके बारे में भी सोचना व्यर्थ है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, अर्थात जब पास्ट बीत चुका है कुछ नहीं कर सकते और फ्यूचर आने वाला है उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा अपना क्षण जो है वो तो वर्तमान ही है ना, यानी अभी जो चल रहा है वही सत्य है हमारे लिए। तो हमें तो उसी पे काम करना चाहिए, उसी में हमें जीना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। और लेखक जब चाय पी रहे थे तो चाय पीते पीते उसी समय उनके दिमाग में जो पास्ट था वो और फ्यूचर जो था वो दोनों समय एकदम से बीत गया, खत्म हो गया, वो सिर्फ वर्तमान में चले आए। उस समय की शांति को, उस समय के माहौल को, वहाँ के लोगों को सिर्फ वो महसूस करने लगे और उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उस समय में केवल वर्तमान क्षण उनके सामने था।
जो वो जी रहे थे, उस समय जो चाय पी रहे थे, जिस जगह पे बैठे हुए थे, सिर्फ वही उनके लिए सच था। और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, और वो जो समय था, वो वर्तमान जो था, वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था, जैसे वो अनंत काल हो। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ, और लेखक को उस दिन समझ में आया कि असल में जिंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए, वर्तमान में कैसे रहना चाहिए। ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों अपने दिमाग को खर्च करें जो हुआ नहीं है या जो बीत चुका है। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, और झेन परंपरा यानी उस जगह की परंपरा की सबसे बड़ी देन, गिफ्ट है जापानी लोगों के लिए, जब वो शांति, सुकून महसूस कर पाते हैं इस तरह की विधि से। बच्चों, पाठ में बस इतना ही बताया गया है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का साथ चाहिए, और वर्तमान में जीने वाले लोग ही सुकून प्राप्त कर पाते हैं। जिंदगी के भागम भाग में इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ही छोड़ दें, हमारा दिमाग ही खराब हो जाए। तो इस चीज़ को समझने के बाद चलिए अब हम लोग मिलकर क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां जब मैंने शुरू की थी ये पाठ पढ़ाना, तो पहले प्रसंग के साथ ही आपको पाठ प्रवेश भी बता दिया था, यानी कि जो प्रसंग हैं दोनों, उसके मूल केंद्र भाव क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा प्रसंग झेन की देन जो है वो बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की पद्धति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे और सुकून भरे पल पा जाते हैं। तो यही दिखाने की कोशिश लेखक ने इस प्रसंग में की है। उसके अलावा अभी गिन्नी का सोना से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, इसलिए मैं अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगी। हम लोग सिर्फ झेन की देन वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। और बच्चों, मुझे थोड़ी सी सर्दी है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही? इसको हालांकि आप अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी में हर काम को करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो दिमाग वैसे ही तेज रफ्तार हमेशा रहता है, लेकिन उन लोगों ने अपने काम को और जल्दी ख़त्म करने के लिए ऐसा लगता है जैसे उसमें स्पीड का इंजन लगा लिया है, ताकि उनका दिमाग 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़े और 1 महीने का काम जो है वो एक ही दिन में पूरा कर ले। तो ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो मैंने बोला है उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चानो यू कहते हैं। अगला प्रश्न, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? तो बच्चों, चाय पीने की विधि जहाँ पे की जाती है जापान में, उस जगह की क्या विशेषता होती है, उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसमें आप लिखेंगे कि वो जगह जो होती है वो दफ्ती की दीवारों वाली होती है, और तातामी से ज़मीन ढकी रहती है, और सुंदर पर्णकुटी होती है। वहाँ पर लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, शांति का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये पहली शर्त होती है वहाँ पे कि शांति बनाए रखनी है, इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, यही विशेषताएं आप लोग इसमें लिखेंगे। मुख्य विशेषता यही है कि शांति और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज़ को साफ किया जाता है, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठने दिया जाता है, चुपचाप रहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है कि ये नंबर 1 हो चुका है हम लोग का, नंबर 2 करना है। तो 2 जो है, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? तो यहाँ पर देखिए इसी पैराग्राफ में आपको दिखेगा वो भी कि चाजीन जो था वो उनको देखकर खड़ा हो जाता है, फिर कमर झुकाकर उनको प्रणाम करता है, फिर उनका स्वागत करता है दो झो यानी आइए तशरीफ लाइए कहकर, और फिर उनको बैठने की जगह दिखाता है, अंगीठी सुलगाता है, फिर चायदानी उस अंगीठी पर रखता है, फिर कुछ बर्तन लेकर आता है दूसरे कमरे से और उसे तौलिए से एक एक करके साफ करता है। यही सारे कार्य जो थे वो बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करता है, बड़े लय से और प्रेम से करता है। अगला प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? अभी अभी मैंने बोला कि टी सेरेमनी में सिर्फ 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि चाय पीने की विधि यानी कि चान ओ यू जो था उसकी पहली शर्त ये थी कि वहाँ शांति बनाए रखनी है,
अतः ज़्यादा लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होते हैं शांति बनाए रखना उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया, तो इसके लिए आपको ये वाला जो पैरा है ना, ये लिखना होगा कि जब वो चाय पीने लगे तो पहले 10-15 मिनट वो उलझन में पड़े रहे और बाद में उनको सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य उड़ गया, सिर्फ वर्तमान क्षण बच गया जो कि अनंत जितना विस्तृत था। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं वो संबंधित है गिन्नी का सोना से, वो हमने पहले कर लिया है। तो इसलिए इस प्रश्न को करते हैं कि लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, कि आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। तो यही है यहाँ पे जो लेखक ने बताया है कि यहाँ के लोगों की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़िंदगी में कोई उनके यहाँ चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, सब एकदम जल्दी में रहते हैं, भागम भाग हमेशा मची रहती है, कोई आराम से बात नहीं करते, जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म करके भाग जाते हैं, कोई किसी की दुख तकलीफ नहीं सुनता, खुशियाँ नहीं बांटता, और जब वो अकेले रहते हैं तो अपने आप में ही बड़बड़ाते हैं, किसी और से बात नहीं करते हैं। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में उन लोगों ने अपने दिमाग की रफ्तार को 1000 गुना अधिक बढ़ा लिया है, ऐसा लगता है जैसे स्पीड का मीटर लगा लिया। तो इतनी रफ्तार बढ़ने के बाद एक क्षण ऐसा आता है कि दिमाग की क्षमता खत्म हो जाती है और दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट कर बिखर जाता है, जिसकी वजह से मानसिक रोग बढ़ने लगा है। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो दूसरा भाग है उसके लेना होगा कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हर चीज की एक क्षमता होती है, एक निश्चित क्रम होता है। अगर किसी भी चीज को हम उसकी क्षमता से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगा। तो दिमाग जो हमारा है उसको भी थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े सुकून की ज़रूरत होती है, मन को, इंसान को अपनों की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने सुख दुख प्रेम और क्रोध सब एक दूसरे से शेयर कर सके, बांट सके। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो मन के भाव मन में ही रह जाते हैं, दिमाग इतनी तेज़ी से भाग दौड़ करने लगता है, इतनी रफ्तार में होता है कि उस दिमाग की भी क्षमता टूट जाती है और मन भी पूरी तरह से अवसाद में घिर जाता है। ठीक है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूतकाल जो है वो बीत चुका है और बीते हुए समय में हम वापस नहीं जा सकते या ना ही समय को वापस ला सकते हैं। तो उस समय में जो भी हो चुका है उसको किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जो आने वाला समय है वो अभी आया नहीं है, उसमें क्या होगा, कैसी परिस्थिति होगी, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम अभी से तय नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार, हालात के अनुसार उस समय ही फैसला करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। इसलिए ना तो भूत सत्य है और ना ही भविष्य, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। केवल सत्य जो है वो वर्तमान है, क्योंकि जो अभी का समय है उसी को हम बदल भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो वर्तमान में जीना चाहिए ताकि हम अपने वर्तमान को सही रूप दे सके, जिससे कि हमारा भविष्य भी सही तरीके से बन सके। भविष्य भी वर्तमान से ही बन सकता है। चलिए, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है। दूसरे में आते हैं। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इस कथन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ पतझड़ से टूटी पत्तियों के दूसरे प्रसंग झेन की देन से ली गई है और इस पंक्ति के द्वारा लेखक जापान के वर्तमान परिस्थिति को दर्शाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि जापानी लोगों की जिंदगी की रफ्तार कितनी अधिक हो गई है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में जुट गए हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और वो सबको पीछे छोड़कर थोड़े समय में ही बहुत आगे तक का काम कर लेना चाहते हैं। उनके पास आराम से बात करने का समय नहीं है, ना ही वो धीरे से चलते हैं। वे हर काम के लिए
जल्दी मचाते हैं। वहाँ किसी के पास इतना समय नहीं है कि एक दूसरे की बात को सुने, तो जब वो खुद अकेले होते हैं तो अपने आप से ही बातें करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति इंसान की मानसिक हालात को खराब कर देते हैं। चलिए दूसरा जो है उसमें आप लिखेंगे कि सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। इसमें भी आप ऊपर वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां के दूसरे प्रसंग झेन की देन से ली गई है। और इस पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं जहां वो टी सेरेमनी में गए थे वहां का जो चाजीन था वो कितने शांतिपूर्वक और कितने लगन से, प्रेम से, सुकून के साथ अपने हर कार्य को कर रहा था कि उसको देख कर ही, उसके कार्य की गतिविधि को, उसके व्यवहार को देख कर ही मन को सुकून मिल रहा था। वैसा ही सुकून जैसे जय जयवंती के यानी कि किसी एक राग के सुर गूंजते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, बिल्कुल वैसी ही शांति उसकी क्रियाओं को देख कर मिल रही थी। वो जिस अंदाज से, जिस प्रेम से उस कार्य को कर रहा था। ठीक है, भाषा अध्ययन मैंने पहले भी कहा था कि दूसरी वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें हम लोग कर लेंगे, इसीलिए इसको कर लेते हैं। और मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को ये बात बता दिया था। ठीक है, फिर भी चलिए वाक्य में प्रयोग करना है व्यवहारिकता। मनुष्य को समाज में अपनी व्यवहारिकता बनाए रखनी चाहिए। आदर्श, हमें हमारे आदर्शों का पालन करना चाहिए। सूझबूझ, अपनी सूझबूझ की सहायता से किसी भी कठिन परिस्थिति से हम आसानी से निकल सकते हैं। विलक्षण, महात्मा गांधी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। शाश्वत, सत्य अहिंसा एक शाश्वत मूल्य है। ठीक है, लाभ हानि का विग्रह इस प्रकार होगा, लाभ और हानि ये द्वंद्व समास है। इसका जब विग्रह होता है तो उसमें सिर्फ और बीच में रह जाता है, यानी कि डैश जब योजक होता है और ये योजक के जगह और होता है। ठीक है, इसको अगर संस्कृत में इसका सूत्र जाने तो वो कहलाता है चार्थे द्वंद्व, अर्थात कि च अर्थ में द्वंद्व, च का मतलब होता है और, तो लाभ और हानि ये च बीच में है, यानी और बीच में है। जब वो समस्त पद बनते हैं तो ऐसे होते हैं माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, रात दिन, अन्न जल, घर बाहर, देश विदेश। लेकिन जब इसका विग्रह किया जाता है तो हो जाता है माता और पिता, पाप और पुण्य, सुख और दुख, रात और दिन, अन्न और जल, घर और बाहर, देश और विदेश। तो ये समास जो होता है इसका दोनों पद प्रधान होता है, ये इसकी परिभाषा है। और परिभाषा में ये भी निश्चित रूप से लगाया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा को आप देख लीजिएगा और विग्रह भी समझ लीजिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक यानी जो भाव, अवस्था आदि को बताते हैं। ठीक है, सफलता, विलक्षणता, व्यवहारिकता, सजगता, आदर्शवादिता, शुद्धता। ठीक है, ये सारे भाववाचक शब्द हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए और शब्द के अर्थ को समझिए। सोना, सोना। तो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है इस प्रश्न में अनेकार्थी शब्दों को दिया गया है, मतलब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ। जैसे सोना, सोना का मतलब वो हो गया जिससे कि गहने बनते हैं, और दूसरा सोना जो होता है वो नींद होती है, यानी जब हम सो रहे होते हैं, क्रिया होती है। ठीक है, ये संज्ञा है, ये क्रिया है। उसी तरह से यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि पहला जो है वो धातु है स्वर्ण और दूसरा जो है सोना नामक क्रिया। तो अलग अलग संदर्भों में शब्द अलग अर्थ देते हैं अथवा एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो नीचे दिए गए शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनका जो है उनका अलग अलग अर्थ लिखना है। उत्तर, तो एक उत्तर जो होता है उत्तर दिशा होता है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। दूसरा उत्तर जो होता है उसका मतलब होता है प्रश्न का जवाब। मुझे हर प्रश्न के सही उत्तर प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, कर, कर का मतलब होता है एक क्रिया, करना। मैंने अपना काम समय पर कर लिया। दूसरा कर होता है हाथ। मंत्री जी ने अपने कर कमलों से शिलान्यास किया। ठीक है, अंक, अंक मतलब होता है संख्या, नंबर। मैंने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। दूसरा अंक होता है गोद। माँ ने अपने बच्चे को प्रेम से अंक में भर लिया।
ठीक है। नग, नग जो होता है जो गहनों में जड़े जाते हैं, जो चमकदार पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं। अंगूठी में जड़े हुए नग बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरा नग होता है पहाड़। नगराज हिमालय सबसे उन्नत पर्वत हैं। ठीक है, उस तरह से मैंने दो दो अर्थ आपको बताए हैं और वाक्य भी बताए हैं जिससे आपका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए। यानी दो वाक्य तो हैं यहाँ पे, इनको मिला करके एक वाक्य में बदलना है। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि एक संयोजक की सहायता ली जाती है और दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है कि अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। तो ये दोनों वाक्य और की सहायता से जुड़ जाएगा। ठीक है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। चाय तैयार हुई और उसने वह प्यालों में भरी। ठीक है, इसको आप ऐसे ही और सिर्फ लिख करके इसको जोड़ सकते हैं वाक्यों को। ठीक है, बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से बर्तन साफ किए या कर दिए। ठीक है, इस तरह से वाक्यों को पूरा किया जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ और नहीं लगता और इसलिए परंतु आदि शब्द इसमें जुड़ते हैं संयोजक के तौर पर। अगला जो है उसमें है मिश्र वाक्य आपको बनाना है। मिश्र वाक्य मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, आश्रित होगा, यानी एक कारण होगा दूसरा परिणाम होगा, जिसको कि संबंधवाचक सर्वनामों से जोड़े रखा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक ही वाक्य सिर्फ बोलेंगे तो वाक्य अधूरा सा रहेगा। मैंने वाक्य की पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसका कि लिंक मैं इसके साथ दे दूंगी, आप लोग वाक्य की वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है बच्चों। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको वाच्य भी पूछा जाएगा, वाक्य भी पूछा जाएगा और पदबंध आदि भी पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रिविजन जो है आप बार बार कीजिएगा। ठीक है, चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। तो इसको जब हम एक दूसरे पर डिपेंड करवाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सर्वनामों का प्रयोग सोच समझ के करेंगे। ठीक है, चाय पीने की जो एक विधि है उसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। जो और उसे का यहाँ पर संयोग होगा। ठीक है, बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था, उसमें पानी भरा हुआ था। बाहर बेढब सा मिट्टी का जो एक बर्तन रखा हुआ था उसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। जब चाय तैयार हुई तब उसने उन्हें प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दिए। ठीक है, इस तरह से जब और तब से इसको जोड़ा गया। ठीक है, जैसे वैसे ज्यों त्यों आदि भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। इसके साथ ही बच्चों ये पाठ अब समाप्त हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई सवाल या कोई संदेह नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार के संदेह बचे हों तो आप लोग संकोच नहीं कीजिएगा, बेझिझक मुझसे प्रश्न पूछिएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी सहायक लगती हो, अच्छी लगती हो, समझ में आती हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी बाय बाय, टेक केयर।